हैविंग 8,000 शेयर्स एंड बी इज़ हैविंग 4,000 शेयर्स. एंड जो न्यू शेयर्स इशू होने हैं, जो कंपनी ने न्यू शेयर्स इशू करने हैं, दे आर ऑफ दे आर 6,000. नंबर ऑफ शेयर्स आर 6,000. तो कंपनी के पास दो शेयर होल्डर्स हैं, ए एंड बी. जो ए है उसके पास ऑलरेडी 8,000 शेयर्स हैं एंड जो बी है उसके पास 4,000 शेयर्स हैं. तो इनका करंट प्रपोर्शन क्या है, दैट इज 8:4. और वी कैन से इट एज, इनका जो करंट प्रपोर्शन है दैट इज 2:1. तो ए के पास 8,000 शेयर्स थे एंड बी के पास 4,000. तो इनका हमने करंट रेशो निकाल लिया, प्रपोर्शन निकाल लिया कि कंपनी के जो शेयर्स इनके पास कितनी वैल्यू में है. सो ही इज रेशो हमारे पास क्या आया, 2:1. न्यू शेयर्स कितने थे, 6,000. अब ए को कितने शेयर्स मिलने चाहिए, 2/3, 2:1 में. सो दैट मीन्स ए विल गेट 4,000 शेयर्स एंड बी को कितने मिलेंगे, 6,000 into 1/3, that means he will get 2,000 शेयर्स. तो जो ये न्यू शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, न्यू सिक्योरिटीज़ फॉर मीडियम राइट इशू के थ्रू, तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ये न्यू शेयर्स का कितना प्रपोर्शन, कितना मिलेगा किस रेशो में, दैट डिपेंड्स कि एग्जिस्टिंग शेयर्स उनके पास कितने हैं. तो उस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग ही उनका राइट जो है वो न्यू शेयर्स में एग्जिस्ट करेगा. Then last one is EIPOs, that is electronic initial public offers. As we have studied offer through prospectus first method, it is also known as initial public offer. बट जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रन करते हैं, दैट मीन्स एवरीथिंग इज स्क्रीन बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है, डीमैट अकाउंट के थ्रू हो रही है, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. तो वो हमारा जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर. एंड आज के टाइम में हमारा सारा प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही हैंडल होता है. सिक्योरिटीज़ जो हम ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही करते हैं. सो दैट इज़ वाई EIPOs इज़ वेरी कॉमन मेथड नाउअडेज. बट मोस्ट कॉमन मेथड जो था दैट वाज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस और इनिशियल पब्लिक ऑफर. सो these were some of the methods of issuing securities in primary market. These were some of the 5 methods. Then next topic is we have secondary markets. Secondary markets कौन से होते हैं, जहाँ पे securities जो होती है वो रीसेल हो सकती हैं और they can be transfer. Exchange of securities जो होती हैं कंटिन्यूस होती है. इन प्राइमरी मार्केट ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज वाज देयर, बट इन सेकेंडरी मार्केट्स जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो रीसेल हो सकती है और सिक्योरिटीज़ जो है वो कंटिन्यूसली ट्रेड होती है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड सेवर्स. बट यहाँ पे जो एनकैशेबिलिटी होती है, जो सेकेंडरी मार्केट है ये मेनली सिक्योरिटीज़ को एनकैशेबिलिटी देता है. दैट मीन्स एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करके कैश जनरेट कर सकते हैं. तो इट इनडायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन. इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट हेल्प करता था बिकॉज वो सेवर से इन्वेस्टर्स में मनी ट्रांसफ़र करता था, एंड ये इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. दैट मीन्स कि एनकैशेबिलिटी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज़ को. एंड इट इज़ हैविंग अ फिक्स्ड पर्टिकुलर लोकेशन जिनको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, एंड दे आर हैविंग अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन. सो स्टॉक एक्सचेंज, नाउ सेकेंडरी मार्केट के अंदर टर्म आता है स्टॉक एक्सचेंज. सो अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज़ एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म में और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की फॉर्म में, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर दे हैव डन द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेशन, जो हमारे बिजनेस के स्टार्ट करने के प्रोसेस होते हैं, वेदर वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग, असिस्टिंग और रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग और सेलिंग और डीलिंग इन द सिक्योरिटीज़. दैट मीन्स कि वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो कॉपरेटेड और इनकॉपरेटेड इट डजेंट मैटर, बट उनका मेन फंक्शन क्या है, दे विल असिस्ट, कंट्रोल एंड रेगुलेट जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है या ट्रेडिंग हो रही है सिक्योरिटीज़ की. तो इनका स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल करना, असिस्ट करना एंड रेगुलेट करना ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ को. So following are the functions of stock exchange. First is providing liquidity and marketability of existing securities. जो existing securities होती हैं
ये लिक्विडिटी मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है कैसे, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ रेडी मार्केट वेयर सिक्योरिटीज कैन बी सेल, दे कैन बी एक्सचेंज, दे कैन बी ट्रेडेड. सो लिक्विडिटी मीन्स एंड कैशेबिलिटी जनरेट करता है एंड एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है जिससे उनकी सेलिंग जो होती है वो ईजी हो जाती है, एक्सचेंज. देन इज प्राइजिंग सिक्योरिटीज. प्राइस हमारा किस पे, प्राइजेस इन केस ऑफ प्राइमरी मार्केट जो हमारा प्राइस होता है सिक्योरिटीज़ का वो कंपनी या मैनेजमेंट डिसाइड करती है. बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट प्राइस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई. सो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस को जज करती है. तो प्राइस डिस्कवरी जो होती है वो हमारी सेकेंडरी मार्केट में होती है. अगर सप्लाई ज़्यादा है, अगर उनका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो एज पर प्राइस जो है वो वेरी करेगा सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे. Then next function of stock exchange is safety of transactions. सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैसे होती है, जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में मेंबरशिप लेती हैं दे आर बीइंग वेल रेगुलेटेड, उनको चेक किया जाता है एंड जो भी डीलिंग्स होती हैं स्टॉक एक्सचेंज की वो वेल डिफाइंड होती हैं बाय लीगल फ्रेमवर्क, बिकॉज उनको कंटिन्यूसली सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जज करता रहता है, रेगुलेट करता रहता है. तो यहाँ पे बहुत ही सेफ वे में वर्क होता है, प्रॉपरली वेल प्लान्ड होता है एंड रजिस्टर्ड वर्क जो होता है वो कंटिन्यू होता है. एंड टुडे ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक एक्सचेंज हैव बिकम इलेक्ट्रॉनिक, सभी स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन हो गया, तो अब जो डीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एंड फेयर होगी भी है. Then it contributes to economic growth. How it contributes to economic growth? As we have studied that it assists in capital formation. ये encashability provide करता है securities की, तो capital formation में ये indirectly help करता है, due to which our economy's growth, there is growth in economy. Then it spreads equity cult. How it spreads equity cult? It ensures that there is wide share ownership. Equity cult means कि ज़्यादा लोग उन shares को buy कर सके. कैसे ये ensure करता है? बाय रेगुलेटिंग द न्यू इश्यूज़, कि जो न्यू इश्यूज़ हो रहे हैं वो ये चेक करता है कि वो न्यू इश्यूज़ सभी में इक्वली पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो, पब्लिक को राइट होना चाहिए एज पर देयर विलिंगनेस. ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को ये रेगुलेट करता है कि कहीं पे माल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस कोई कंपनी ना कर रही हो, दे चेक दैट. एंड ये पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक को एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं. लास्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज दैट इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्पेकुलेशन. स्कोप फॉर स्पेकुलेशन मीन्स कि स्पेकुलेशन मीन्स जहाँ पे अगर हेल्दी स्पेकुलेशन हो रही है, दैट मीन्स अगर हम सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटी से थोड़ा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो दैट इज़ फाइन. बट अगर एक लिमिट के बाद स्पेकुलेशन हो तो दैट इज़ नॉट फाइन. तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक हेल्दी स्पेकुलेशन प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स कि ये कम रेट पे शेयर बाय करके उसको ज़्यादा रेट पे आप सेल कर सकते हो जब उसका मार्केट प्राइस ज़्यादा हो. तो ये स्पेकुलेशन बेनिफिट्स हमें कब अवेलेबल होते हैं, व्हेन देयर इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज or secondary market available for trading of securities. So this was the functions of stock exchange. Now we'll cover trading procedure on a stock exchange. कि procedure क्या है, steps क्या हैं जिससे हमारी ये trading of securities जो है वो continue करती हैं. फर्स्टली जब भी किसी कंपनी को सिक्योरिटीज़ इशू करनी है तो दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, दे हैव टू गेट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज. तो जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है डेफिनेटली उनकी जो वर्थ होती है वो ज़्यादा होती है, उन पे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ईजिली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये लिस्टिंग करता है स्टॉक एक्सचेंज कंपनी की उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस पे डिपेंड करता है. अगर कोई कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट प्रॉफिट्स फाइनेंशियली वो साउंड है तो ही वो लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, अदरवाइज वो नहीं होती. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. तो जो भी हमने सिक्योरिटीज़ को सेल करना है, बाय करना है, सिक्योरिटीज़ में डील करना है, ये सब कुछ एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के थ्रू होता है और ब्रोकर के थ्रू होता है. डायरेक्टली सेलर्स और इन्वेस्टर्स कांटेक्ट नहीं करते हैं. सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर जो होता है वो इस सारे प्रोसीजर में इन्वॉल्व होता है कि एनी ब्रोकर हु इज़ रजिस्टर्ड ऑन सेबी, ताकि सेबी वो ब्रोकर के वर्क को चेक कर सके एंड प्रॉपर जो भी हमारा ये एक्सचेंज प्रोसीजर है सिक्योरिटीज़ का ये रेगुलेट हो सके time to time. So this is here the investor, जो ये ब्रोकर होता है ये मेनली कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है और एनी
कॉर्पोरेट एंटिटी, देयर इज नो रेगुलेशन कि ब्रोकर को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही होना चाहिए, एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही कैन सिलेक्ट। तो एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट होता है जिस पे दोनों साइन करते हैं, ब्रोकर एंड क्लाइंट, एंड ऑल्सो क्लाइंट को कुछ इंफॉर्मेशन ब्रोकर को देनी पड़ती है, दैट इज पैन डिटेल्स, हिज परमानेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड हिज एड्रेस, देन अदर बैंक डिटेल्स जो होती हैं वो उसको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, एंड नेम ऑफ ब्रोकर, मतलब जब भी उसने सिक्योरिटीज़ में डील करना है तो उसको अपने ब्रोकर का नेम बताना पड़ेगा, अपनी बैंक डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, एंड अदर बैंक डिटेल्स होंगी जिसके थ्रू उसके जो सिक्योरिटीज़ होंगी दैट विल बी ट्रेडेड। सो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर विल बी सिलेक्टेड जो कि सारी डीलिंग्स एज अ इंटरमीडियरी वर्क करेगा। सेकेंड स्टेप इज ओपनिंग डीमैट अकाउंट, द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट with a depository participant for transferring securities in demat form. That means कि जो securities को हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टर को अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे हम बैंक में जाके बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, सिमिलरली हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाके। एंड इन इंडिया वी आर हैविंग 2 डिपॉजिटरीज दैट आर NSGL and CDSL. We'll cover these two later on, what is NSGL and what is CDSL. सो मेनली जो ये 2 डिपॉजिटरीज होती हैं यहाँ पे डीमैट अकाउंट हमें ओपन करवाना है, खुद को रजिस्टर करवाना है इन्वेस्टर को, सो दैट जो उसकी सिक्योरिटीज़ है वो डीमैट फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सके। सो सेकेंड स्टेप वॉज ओपनिंग डीमैट अकाउंट। थर्ड स्टेप इज़ प्लेसिंग द ऑर्डर। अब डीमैट अकाउंट ओपन हो गया तो थर्ड स्टेप में जो इन्वेस्टर है ही कैन प्लेस द ऑर्डर टू दी ब्रोकर को वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, एनी मीडियम के थ्रू वो ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करेगा एंड ही विल प्लेस दी ऑर्डर कि उसको इतनी सिक्योरिटीज़ चाहिए इस कंपनी की। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही शुड मेंशन द प्राइस रेंज फॉर बाइंग और सेलिंग दी सिक्योरिटीज़, कि प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए। सपोज इन्वेस्टर को ये क्लियर करना है कि ही वॉन्ट 500 शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी एट एंड पर शेयर शुड नॉट बी मोर देन ₹500। 500 शेयर्स उसको चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स, एंड पर शेयर की वैल्यू 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो प्राइस रेंज मेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इज एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टर। जो ब्रोकर होता है वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है, जो भी उसकी इंस्ट्रक्शन थी, बाय करनी है, सेल करनी है सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज करनी है। सो इसमें ब्रोकर क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रिपेयर करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में नेम एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ मेंशन होएगा, नेम ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व का मेंशन होएगा, एंड जो उसकी ब्रोकरेज कमीशन होएगी जो वो चार्ज कर रहा है ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एज अ इंटरमीडियरी, वो भी मेंशन होएगी इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में। लास्ट स्टेप इज सेटलमेंट। सेटलमेंट में मेनली क्या करना होता है, दिस मीन्स कि अब एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ ब्रोकर ने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, अब सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र कब होंगी इन्वेस्टर के अकाउंट में। सो इट हैज़ मेनली लास्ट स्टेज, ये इस प्रोसेस की लास्ट स्टेज होती है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की। 2 ऑप्शंस होते हैं सेटलमेंट के, ऑन दी स्पॉट सेटलमेंट की जिस टाइम पे ट्रेड हुआ, जिस डे पे उसी टाइम पे सेटलमेंट हो गया, दैट मीन्स सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र होगी, और T+2 रोलिंग सेटलमेंट, दैट मीन्स ट्रेड अगर मंडे को हुआ है तो उसके 2 डेज़ के बाद सेटलमेंट हुई ऑन वेडनेसडे। और सेकेंड ऑप्शन इज फॉरवर्ड सेटलमेंट। फॉरवर्ड सेटलमेंट मीन्स ट्रेड के होने के कुछ दिन बाद सेटलमेंट हुई, लाइक T+5 रोलिंग सेटलमेंट ट्रेड के 5 डेज बाद, और T+7 रोलिंग सेगमेंट, दैट मीन्स ट्रेड के 7 डेज के बाद। जो भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इनका टाइमिंग होता है मेनली 9:55 AM और वी कैन से 10 AM to 3:30 PM। इस टाइम पीरियड में दे वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। Then there are some important concepts that we have to cover. They are for 1 marks questions. They are very important. Firstly, dematerialization. Now, what is dematerialization? It means holding the securities in electronic form. That means जो भी securities हम buy कर रहे हैं, sell कर रहे हैं, trade कर रहे हैं, we are doing it in electronic form. तो डीमैटेरियलाइजेशन में इन्वेस्टर को क्या करना है, ही हैज़ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। जो डीमैट अकाउंट अपना डिपॉजिटरी के पास वो ओपन करवाएगा, जैसे हम बैंक में जाके बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, एंड इसके थ्रू ही हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होएंगी। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे कि लाइक देयर विल बी नो नीड ऑफ
ऑफ पेपर वर्क, कोई भी हमें रिस्क नहीं होएगा कि कोई भी फॉर्ज या फिर कुछ भी फ्रॉड वगैरह का जो रिस्क होता है वो रिस्क जो है वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस होएगी, बिकॉज सारा वर्क जो है ये ऑनलाइन वर्क जो है वो रेगुलेट होएगा, टाइम टू टाइम चेक होता रहेगा. Next concept is this was all about dematerialization. So dematerialization is mainly holding of securities in electronic form. On now the second concept is demutualization. Both have different meaning. Dematerialization and demutualization both have different meaning. Demutualization means कि earlier क्या होता था कि जो securities के owner होते थे and जो controller होते थे, they were the same. broker जो था वही as a function of owner भी work करता था and उन सिक्योरिटीज़ को बाय करता था एंड कंट्रोलिंग भी चेक करता था. बट इससे बहुत ज़्यादा इनसाइडर ट्रेडिंग और अदर माल प्रैक्टिसेस होने लगी, जिसके कारण क्या लॉ ने क्या प्रोविजंस ली कि देयर विल बी डीम्यूचुअलाइजेशन, दैट मीन्स सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. जो भी ओनर्स होंगे वो सेपरेट होंगे, दैट मीन्स दे विल बी शेयर होल्डर्स, एंड जो कंट्रोल होएगा वो सेपरेट होएगा. सो डीम्यूचुअलाइजेशन, म्यूचुअलाइजेशन नहीं होएगी, अब ओनरशिप और कंट्रोल जो है उसको सेपरेट कर दिया गया. अर्लियर ब्रोकर्स जो थे वो अर्न करते थे, कंट्रोल करते थे और मैनेज करते थे स्टॉक एक्सचेंज को, वही वहाँ के ओनर्स थे एंड वही कंट्रोल करते थे उसको. बट नाउ इसके कारण बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए ब्रोकर्स और क्लाइंट्स में. सो दैट इज़ वाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करने के लिए नाउ ओनर्स विल बी शेयर होल्डर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इनको कंट्रोल करेगा. सो ब्रोकर्स जो हैं अब उनके पास कंट्रोलिंग की पावर और नहीं है. सो मेनली यहाँ पे सेपरेशन कर दी गई कंट्रोल एंड ओनरशिप की. सो दिस वाज नोन एज डीम्यूचुअलाइजेशन. थर्ड कंसेप्ट इज डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी मेनली क्या होता है कि वो पार्टी जिनके पास इन्वेस्टर जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है. सो डिपॉजिटरी सिमिलरली जैसे बैंक होती है वैसे ही डिपॉजिटरी वर्क करते हैं, जिनके पास हम डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं अपना. सो डिपॉजिटरी जो कैसे फंक्शन करते हैं, दे फंक्शन थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जिनके थ्रू वो कनेक्ट होते हैं, जिनको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं उन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को. एंड फाइनली जो भी सिक्योरिटीज़ रजिस्टर होनी है, जो उनकी ट्रांसफ़र हैंडलिंग होनी है, वो किसके थ्रू होती है, डिपॉजिटरीज के थ्रू. डीमैट अकाउंट हम कैसे ओपन करवा सकते हैं अपना, डिपॉजिटरीज के थ्रू. तो ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर ब्रोकर डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है डिपॉजिटरी के थ्रू. सो जो भी डिपॉजिटरीज होते हैं इनका सिस्टम बहुत टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होता है, बिकॉज जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये पूरा टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है एंड वेल प्लान्ड एंड वेल रेगुलेटेड होता है. सो ऑल ट्रांजैक्शंस जो भी हमारी होती है वो बहुत अच्छी स्पीड पे और बहुत एफिशिएंसी के साथ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है. In India, there are two depositories. First is National Securities Depository Limited, that is NSDL. It is the largest and first depository in India. First थी and ये largest है, and ये joint venture था few banks का, like IDBI, UTI and National Stock Exchange का ये joint venture था, that was National Securities Depository Limited. सेकेंड इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. ये सेकेंड डिपॉजिटरी है एंड जो इनके फंक्शंस जो इनको प्रमोट किया गया था दैट वाज बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. फर्स्ट वाले को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया था, इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया. बोथ दीज नेशनल लेवल डिपॉजिटरीज ऑपरेट थ्रू इंटरमीडियरीज. जो ये नेशनल लेवल पे वर्क कर रही है हमारी दो डिपॉजिटरीज, ये इंटरमीडियरीज के थ्रू ऑपरेट करती है एंड इन इंटरमीडियरीज को हम क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. सो व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम से हमें क्या मेनली बेनिफिट्स एडवांटेजेस मिले कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी,
फेयरनेस इंक्रीज होगी, स्पीड जो थी वो ट्रांजैक्शंस की वो बढ़ गई, एफिशिएंसी थी इंफॉर्मेशन की, प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने लगी, कोई भी इस इंफॉर्मेशन को कभी भी असेस कर सकता है. नाउ देयर इज़ नो नीड कि हमें स्टॉक एक्सचेंज पे जाके इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ रही है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, सो एवरी थिंग इज़ पॉसिबल, ऑनलाइन हम चेक कर सकते हैं. एंड देयर इज़ सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होगी तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज एंड बाय होता है. एंड it also helps in improving liquidity of stock exchange. liquidity improve होगी because एक ready market है, एक screen based market है जिसमें speed जो है वो transactions की increase होगी तो encashability जो है वो भी improve होती है. Then next very important concept is SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. जो सिक्योरिटीज़ के जो भी ट्रांसफ़र है, जो भी रेगुलेटिंग है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई ऑन 12 अप्रैल 1988. सेबी जो थी वो फॉर्म हुई थी 12 अप्रैल 1988 को. सेबी वॉज फॉर्म्ड ऑन 12 अप्रैल 1988. एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों बनाई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट दिस इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सो दैट टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ट्रेडिंग ऑफ दी सिक्योरिटीज़. जो भी सिक्योरिटीज़ के एक्सचेंज हो रहा है, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, दिस शुड बी हेल्दी, ऑर्डरली. दैट मीन्स डिसिप्लिन मैनर में हो, कोई इसमें माल प्रैक्टिसेस जो हैं, ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस जो हैं, जो इन्वेस्टर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं, जिससे इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन जो है वो डैमेज हो रही है. सो उन सब प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए सेबी वॉज फॉर्म. माल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, जो मेनली कैरी होती है लाइक प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, वील डिस्कस देम लेटर ऑन. तो ये माल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करने के लिए सेबी जो थी वो फॉर्म हुई थी. सेबी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग. वो जो भी स्टॉक एक्सचेंज थे एंड जितने भी सिक्योरिटीज़ इंडस्ट्रीज थी उनको वो रेगुलेट करती थी, चेक करते थे उनके फंक्शनिंग की वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट मैनर में फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे. देन इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट उनका मेन सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके साथ माल प्रैक्टिसेस जो है वो ना हो. देन इज़ टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, जो भी ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस हो रही है वो नहीं हो. दैट मीन्स सेल्फ रेगुलेशन, कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो खुद से अपने आप को कंट्रोल करे, रेगुलेट करें. एंड ट्रांसपेरेंसी एंड माल प्रैक्टिसेस ना हो. दे शुड चेक द वर्क ऑफ ब्रोकर्स एंड एवरीवन ब्रोकर शुड बी रजिस्टर्ड ऑन सेबी. देन इज टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस फॉर इंटरमीडियरीज. जो भी ब्रोकर्स थे, मर्चेंट ब्रोकर्स थे, तो उनको कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल बनाने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया. एंड रजिस्ट्रेशन फॉर ब्रोकर्स वॉज कंपल्सरी टू दी सेबी. सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी वॉज, मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था दैट वॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड टू रेगुलेट एंड डेवलप द सेकेंडरी मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट. देन functions of SEBI. We have covered objectives of SEBI. Now there are three main categories of functions of SEBI. First is protective, regulatory and development. Three categories are protective, regulatory and development. प्रोटेक्टिव फंक्शंस में मेनली सेबी का क्या रोल होता है? इन कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजेस पेनल्टी. इनसाइडर ट्रेडिंग मेनली क्या होती है कि जब एक कंपनी जो है वो अपने रिलेटिव्स को या अपने ही कुछ नोन पर्सन्स को ही शेयर्स इशू कर रही है एंड इनसाइडर ही उनकी ट्रेडिंग हो रही है. दैट मीन्स आउटर पब्लिक तक नहीं इशू हो रहा एंड माल प्रैक्टिसेस हो रही है, पब्लिक से इंफॉर्मेशन हाइड की जा रही है. सो ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग करने पे अगर उस कंपनी के मेन ओनर्स जो है वो कंपनी के रिलेटिव्स ही हैं तो इन दैट केस जो सेबी है वो उनको चेक करेगी एंड पेनल्टीज इम्पोज होती है. बहुत नाउअडेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ पेनल्टी, इन करोड्स में पेनल्टीज इम्पोज होती हैं फॉर दिस इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस. देन इट अंडरटेक स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन. जो भी और स्टेप्स चाहिए होते हैं इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, दे टेक केयर ऑफ दैट.
इट प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट दे देती है कि कैसे ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो डील होनी चाहिए. देन इट प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, लाइक जो भी मैनिपुलेशन हो रही है शेयर होल्डर्स के साथ, जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको अवॉइड करने के लिए ये कंसिडर करती है. एंड लास्ट इज चेकिंग प्राइस रिगिंग. प्राइस रिगिंग मीन्स कि शेयर्स का प्राइस वेरी कर रही है कंपनी बहुत फ्रीक्वेंटली एंड प्राइजेस के साथ प्ले कर रही है, मैनिपुलेशन कर रही है, तो उसको अवॉइड करना भी सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंडर जो है वो कवर होता है. देन इज सेकेंड टाइप इज रेगुलेटरी फंक्शन. सो रेगुलेटरी फंक्शन में मेनली इनका क्या मेन फंक्शन है कि रेगुलेट करना सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शनिंग्स को. सो इट आस्क्स दैट ऑल द ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड ऑल द प्लेयर्स इन द मार्केट शुड रजिस्टर देमसेल्फ टू सेबी. जो भी ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, उनको खुद को रजिस्टर करवाना है सेबी में. देन इट रजिस्टर्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स. जो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है लाइक म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सब भी रजिस्टर होते हैं सेबी पे. म्यूचुअल फंड्स और आपने कलेक्टिव वे में इन्वेस्टमेंट्स करनी है डिफरेंट सोर्सेज से, तो वो सब रजिस्टर होएगा इन सेबी. इट रेगुलेट्स स्टॉक ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स. मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं? जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करती है तो जो भी उनकी एप्लीकेशन अमाउंट जहाँ जाती है, जो उनके कंसर्न बैंक होते हैं उनको हम मर्चेंट बैंक कहते हैं. तो जो भी ये मर्चेंट बैंक है, जो भी अंडरराइटर्स है और ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स मीन्स जो शेयर्स बाय कर लेते हैं एंड गारंटी प्रोवाइड करते हैं उनको सेल करने की, तो ऐसे जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स और इनके फंक्शंस को वो रेगुलेट करते हैं सेबी. देन सेबी ऑल्सो लेवाई फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फंक्शनिंग को चेक करता है एंड उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करता है, तो इसके लिए वो कुछ फीस चार्ज करता है जो भी वो फंक्शंस परफॉर्म करता है. देन इज कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ एक्सचेंज. जो भी स्टॉक एक्सचेंज है टाइम टू टाइम वो उनका ऑडिट करता है, उनकी फंक्शनिंग का इंक्वायरीज कंडक्ट करता है कि वेदर दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट इन अ रेगुलेटेड मैनर. देन लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ सेबी इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में मेनली ये क्या चेक करता है? इट ट्रेन्स इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. जो इंटरमीडियरीज है अगर वो ट्रेंड होंगे तभी ही वो इन्वेस्टर की जो डीलिंग्स है उनके साथ डील कर पाएंगे. सो इट प्रोवाइड्स देम ऑल द ट्रेनिंग रिक्वायर्स टू द इंटरमीडियरीज. देन इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन. जो भी रिसर्च वगैरह है वो अपना कंडक्ट करता है सेवरल कंपनीज की जो भी ट्रेडेड है स्टॉक एक्सचेंज उस पर लिस्टेड है, एंड देन वो उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं ताकि वो एजुकेट करें इन्वेस्टर्स को कि हाउ दे शुड टेक देयर इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स. एंड देन इज इट अंडरटेक मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट. टाइम टू टाइम जो भी अपडेशंस आ रही है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, लाइक कंपनीज एक्ट में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई चेंजेस आ रही है, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग वो कैपिटल मार्केट को डेवलप करता है. वो भी फंक्शन सेबी का होता है. इट प्रमोट फेयर प्रैक्टिस इन कैपिटल मार्केट्स. बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेबी के लिए कि जो भी कैपिटल मार्केट में प्रैक्टिसेस हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो. तो वो फेयरनेस चेक करने के लिए उनकी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज सेबी. एंड लास्ट इज इंटरनेट ट्रेडिंग. जो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हुई है, सारा डीमैट अकाउंट ओपन होता है, ये सारी इंटरनेट ट्रेडिंग किसने स्टार्ट, कौन इंश्योर करता है इसको? सेबी. कि इंटरनेट ट्रेडिंग जो है ये प्रॉपरली वर्क करे, जो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग हो रही है. सो दीज वर दी सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेबी. वी हैव कवर्ड what was SEBI, its objectives and its function that were protective, regulatory and development functions. Now we have two main stock exchange that are dealing in our country. First one is National Stock Exchange of India. National Stock Exchange is adopting latest and modern technology and it is mainly electronic system पे ये work कर रहा है, तो technology driven है और यहाँ पे बिल्कुल latest और modern technology का use होता है National Stock Exchange of India में. तो it was incorporated in 1992. 1992 में ये incorporate हुआ था and it was recognized as stock exchange in 1993. 1993 में ये एज अ स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज हुआ था एंड 1994 में इसने फाइनली अपने कैपिटल्स के साथ, अपने सिक्योरिटीज़ के साथ ट्रेडिंग करनी शुरू की थी. एंड इन 2000
इसने एक और नया ऐड किया कंपोनेंट, दैट इज डीलिंग विद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स मीन्स जिनकी सेटलमेंट फ्यूचर में चल के होनी है, तो वो जो डेरिवेटिव मार्केट था उसमें भी इसने डील करना कब स्टार्ट किया, इन 2000। सो NSE was नेशन वाइडली, इट वॉज फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड डीलिंग होती थी यहाँ पे, कि स्क्रीन के थ्रू यहाँ पे सारी डीलिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती थी एंड नेशन वाइड। तो यहाँ पे फुली ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी जो थी वो वर्क कर रही थी। देर आर सम ऑब्जेक्टिव्स, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वॉज एस्टैब्लिशिंग नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटीज़, दैट मीन्स कि पूरी नेशन को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे वो ट्रेड कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ के साथ। देन इट इंश्योर्स इक्वल असेस टू ऑल द इन्वेस्टर्स, सभी इन्वेस्टर्स को इक्वल असेस मिले, क्योंकि वो ट्रेडिंग जो डीलिंग है वो ऑनलाइन होती है, सभी इन्वेस्टर्स को इक्वल इंफॉर्मेशन मिलती है उसके रिगार्डिंग। Then next is it provides efficient and transparent securities market. Efficient and transparent means कि जो भी dealings होती हैं वो fair manner में होते हैं, वहाँ पे transparency होती है। That means कि it checks कि सभी practices जो हैं वो transparent manner में हो, because इसमें सारी trading जो होती है that is in electronic form. Then next is enabling shorter settlement cycle and book entry settlements. तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो ट्रेड सेटलमेंट हो रही है वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो, ताकि इन्वेस्टर्स जो है वो सेटिस्फाइड हो। सो शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल्स को ये इंश्योर करता है। देन मीटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो भी इंटरनेशनल बेंचमार्क्स जो हैं अदर कंट्रीज़ के, अदर स्टॉक एक्सचेंज, हाई लेवल स्टॉक एक्सचेंज को देख के ये अपनी प्रैक्टिसेस को अपडेट करता है। So there are two market segments of National Stock Exchange. First is wholesale debt market segment. Wholesale debt market segment में mainly ये trading platform provide करता है उन सिक्योरिटीज़ के लिए, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के लिए होलसेल बेसिस पे। डेट मार्केट वी कैन से मनी मार्केट की जो सिक्योरिटीज़ होती है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल, जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए, देन कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा, जो लार्ज लेवल, ह्यूज लेवल में होती हैं। एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, ट्रेजरी बिल्स, तो उनके लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और सेकंड सेगमेंट इसका होता है कैपिटल मार्केट सेगमेंट। कैपिटल मार्केट सेगमेंट में मेनली क्या कवर होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। तो ये जो हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के होते हैं, तो ये हमारे कवर होते हैं कैपिटल मार्केट सेगमेंट में। तो इसके टू सेगमेंट्स हैं, मतलब कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फर्स्ट सेगमेंट के लिए देता है एंड सेकंड सेगमेंट के लिए भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दिस वाज द ऑल अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 एंड इट वॉज एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। तो इसको रिकॉग्निशन किसके अंडर मिली थी, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में जो हमारे पास एक्ट आई थी, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अंडर इसको रिकॉग्निशन मिली थी एज अ स्टॉक एक्सचेंज। और ये फॉर्म कब हुआ था, 1875 में। सो इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर थी, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ थी, उनको जो भी फंड वगैरह रेज करना पड़ता था, तो वो सिक्योरिटी से कहाँ पे डील कर सकते थे, दे कैन डील इट इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। तो यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि जो ग्रोथ है सिक्योरिटीज़ जो डीलिंग हो रही है वो ऑर्डरली मैनर में हो, डिसिप्लिन मैनर में हो, एंड इट शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो थे स्टॉक एक्सचेंज, मेनली इसमें मेन फंक्शन ये था कि जो इसका फंक्शन ये था कि डीलिंग्स जो भी है वो ट्रांसपेरेंट हो और एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को जहाँ से वो फंड्स जो हैं वो रेज कर सकें। सो इट हैज़ सम ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्टली इसका ऑब्जेक्टिव था provide an efficient and transparent market for trading on equity, debt instruments, derivatives and mutual funds. जितनी भी सिक्योरिटीज़ है हमारे लिए, ये उनके लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था। लाइक अगर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हमें करनी है और ट्रेडिंग इक्विटी हमें करनी है रेज, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स रेज करनी है, म्यूचुअल फंड्स और डेरिवेटिव्स, किसी भी टाइप ऑफ सिक्योरिटी हमें जौन से भी रेज करनी है, इसके लिए हमारे पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म था, दैट वाज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। देन इट प्रोवाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इक्विटीज़ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए मेनली ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था। तो वहाँ पे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस आके अपने फंड्स जो थे वो इससे रेज कर सकते हैं। देन इट इंश्योर्स एक्टिव ट्रेडिंग and safeguard market integrity through electronic driven exchange. This is also working in electronical manner. So
एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो गया जिसके कारण एक्टिव ट्रेडिंग होगी, स्पीड जो थी वो इंक्रीज होगी एंड इफेक्टिव ट्रेडिंग होगी, प्लस सेफ्टी जो थी वो भी इंक्रीज होगी बिकॉज नाउ एवरीथिंग विल बी इन ट्रांसपेरेंट मैनर। देन next objective was to provide other services of capital market पार्टिसिपेंट्स, लाइक जो भी उनका रिस्क मैनेजमेंट है, सेटलमेंट प्रोसीजर है, एजुकेशन देना, वो सारे फंक्शंस भी ये परफॉर्म करता था जो कैपिटल मार्केट में जिनकी रिक्वायरमेंट थी, लाइक एजुकेशन प्रोवाइड करना, ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट करना, इंफॉर्मेशन देना एंड जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको चेक करना। एंड लास्ट इज मीटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो भी हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर्म हुए हैं उनको भी ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड उनको चेक करता था और उनके अकॉर्डिंग अपनी फंक्शनिंग को अपडेट करता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 10, that is financial markets, in which we have covered mainly types of markets. So there were two types of market, that was money market, capital market, and capital market में भी हमने two categories पढ़ी, primary market and secondary market, and we have studied about stock exchange, SEBI, a body to regulate stock exchange, they are functioning, and we have studied about National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange Limited. So with this our chapter 10 financial market is over. Next chapter we will cover in next video. Till then, take care.